Hello and welcome to Ramanujan's Institute. Today we are going to discuss the news articles of second week of February. Look at the screen. We are providing coaching classes for the TPSC combined, TCS, TPS and all other competitive exams. New batches are going to start for TPSC combined and TCS, TPS from 7th April for both the online and offline batches. Interested candidate can avail the classes. You can download the PDF of today's lecture in our Telegram channel, just typing Ramanujan's Institute, and you can take all the information there. Moreover, we have an app, namely Ramanujan's Institute. Just need to type in Google Play Store. You can find there our app. You can download it and can avail the online classes. So the contents which I am going to take today, there are 7 contents. Okay. So in detail हम ये analyze करेंगे आज. First जो topic है देखिए, जो minimum support price को लेके है, जो हमारा GS पेपर 4 that is Indian Economy जो पेपर है उसका सेक्शन A का एग्रीकल्चर के साथ हम ये रिलेट कर सकते हैं. ये इंडियन एक्सप्रेस का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का एक आर्टिकल है. सो क्या है देखिए इसमें, व्हाट इज द करंट न्यूज़. नीति आयोग एनालाइज दैट द मेन रीजन बिहाइंड लो इनकम फार्मर्स आर टू. क्या क्या है, नीति आयोग ने जो एनालाइज किया है कि जो आपका जो फार्मर्स का जो इनकम लो इनकम है, इसका 2 रीज़न है. एक तो है आपका जो क्रॉप फेलियर, एक है क्रॉप फेलियर ड्यू टू वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू पुअर मॉनसून और एनिमल अटैक्स. क्रॉप फेलियर. दूसरा है मार्केट फेलियर. अगर मार्केट फेलियर होता है दैट मीन्स मान लीजिए कभी बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा तब ऑब्वियसली आपका जो प्राइस रहेगा लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का उसका भी कम हो जाएगा. सो मार्केट फेलियर इन दैट केस भी क्या होता है, फार्मर्स कैन फेस द लो इनकम. Now, to protect the farmers against crop failures, the government of India runs crop insurance scheme, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. It's a what crop insurance scheme, and another for irrigation scheme, और एक scheme है related to your irrigation, that is प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. These are the very important two government scheme running for this agriculture. That is, one is for crop insurance, another for irrigation, that is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and another one is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Now, to protect farmers against market failure, the government of India runs minimum support price. तो in detail हमको क्या पता पड़ा, there are 3 insurance scheme, you can say insurance scheme क्या क्या है. एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है. दूसरा है आपका इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. एंड टू गेट अ बेटर प्राइस और अ प्रॉपर प्राइस फॉर दिस, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके. नाउ अदर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. नाउ फाइनेंस कमीशन का क्या क्या फंक्शंस है देखिए. एक तो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो डिटरमाइन करना. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम क्या है थोड़ा देखते हैं. द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर. मतलब क्या है, मतलब गवर्नमेंट फार्मर से क्या करते हैं, कुछ फिक्स्ड रेट से क्या करते हैं, उनका जो प्रोड्यूस है वो खरीद लेते हैं. एंड ये जो एमएसपी है ना, जब फार्मर अपना जो सोइंग का टाइम में ये गवर्नमेंट बोल देता है कि दिस ईयर वी विल बाय wheat और राइस फ्रॉम फार्मर्स एट द प्राइस ऑफ दिस पर केजी. ओके. सो इससे क्या होता है, फार्मर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो जाता है, मार्केट फेलियर हो जाता है, तब भी गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन. ओके. सो फार्मर्स को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है एंड फार्मर्स ईगरली क्या करते हैं, वो लोग लाइक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं एंड दे प्रोड्यूस द फूड क्रॉप्स. सो एमएसपी क्या होता है, एमएसपी इज ए गारंटीड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स. ओके.
सो दिस ऑल अबाउट द लाइक एमएसपी, आप लोग एक बार देख लेना, जो मैंने बोला वही उसका एक्सप्लेनेशन है. ओके, नाउ हाउ गवर्नमेंट फिक्स दिस एमएसपी. देखिए, द सेंटर अनाउंसेस द एमएसपी विच इज नॉट लीगली गारंटीड फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स on the basis of the recommendation of the Commission for Agricultural Cost and Prices. That means ये जो CACP है, that means Commission for Agricultural Cost and Prices, ये recommend करता है क्या कि MSP कितना होगा, कितना होना चाहिए. So 20 क्रॉप्स है इन टोटल. प्रेजेंटली MSP 22 क्रॉप्स में दिया जाता है. ओके, दिस इंक्लूड्स 14 खरीफ क्रॉप्स एंड 6 आर रवि क्रॉप्स. MSP, ये जो आपका MS स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने एक रिकमेंडेशन किए थे कि जो MSP होगा वो इट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मान लीजिए कि 1 kg राइस प्रोडक्शन में आपका एक फार्मर्स का खर्चा होता है मान लीजिए 10 रुपये. सो इन रिटर्न it is guaranteed by the MSP as recommended by the MS Swaminathan that farmers should get at least 15 rupees. So ये MSP होना चाहिए. That means 1.5 times. Okay. So अगर क्वेश्चन आता है कि MSP कौन फिक्स करता है, that is CACP, that means Commission for Agricultural Cost and Production Prices. Now Sanjay Agarwal committee ने क्या बोला, देखिए, the government has notified a committee headed Sanjay Agarwal by with making MSP more effective and transparent. MSP को effective and transparent बनाने के लिए गवर्नमेंट ने संजय अग्रवाल कमेटी को बनाया. Okay, it has constituted by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as follow up to an announcement by the Prime Minister Narendra Modi on November 19, 2021 withdrew 3 farm bills. ये जो आप लोगों को पता है कि 3 फार्म बिल्स का जो फार्म बिल लेके कितना प्रोटेस्ट हुआ था तो 2021 में, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने वो विड्रॉ कर दिया था. उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाया था, दैट इज संजय अग्रवाल कमेटी, टू व्हाट, टू मेक एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. ठीक है. सो व्हाट आर द डिमांड्स. ये जो फार्मर्स, आप लोगों को पता है कि फार्मर्स अभी भी लाइक प्रोटेस्ट कर रहे इंडिया में, तो इसका मेन डिमांड क्या है. इनका जो मेन जो 3 डिमांड है, एक है विड्रॉल द 3 फार्म बिल, ये ऑलरेडी हो गया, डन. देखिए, दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड ऑन 19 नवंबर 2021, ये डिमांड एक्सेप्ट कर दिया गया. लीगल स्टेटस टू एमएसपी, अभी भी मान लीजिए, देखिए एमएसपी तो चल रहा है लेकिन इट इज़ नॉट लीगल, मतलब इसको लीगलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट करें कि गवर्नमेंट शुड लीगलाइज द एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एंड थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए, C2 प्राइस बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ MSP. दैट मीन्स वो जो MS स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन किए थे कि MSP शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए फार्मर्स प्रेजेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं. नाउ current development क्या है, देखिए, farmers mainly from Punjab are on a tractor march to the national capital are primarily seeking a legal guarantee on the minimum support price. वही मैं जो मैंने बोला, इसके लिए farmers presently protest कर रहे हैं कि they have 3 demands. One already like made by the central government, by the Prime Minister Narendra Modi, that is cancelling the 3 farm bills, and other 2 demands already I have discussed. Okay. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर. जैसे हम लोग राशन से जो हम लोग लाइक चावल लेते हैं, लाइक सॉल्ट लेते हैं, चीनी लेते हैं, वो कैसे, मतलब लाइक कैसे ये चेन क्रिएट होता है. देखिए, व्हाई लीगल स्टेटस टू एमएसपी कुड बी ए फिस्कल डिजास्टर. अच्छा, पहले ये देखिए हम लोग कैसे ये सिस्टम चलता है. गवर्नमेंट क्या करता है, लाइक गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि दिस ईयर हम लोग एमएसपी कितना रखेंगे. उसके बाद एफसीआई इज nodal agency to procure these food grains from the farmers and they store it. and further ये क्या करते हैं, ये FCI रेशन शॉप में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फ्रॉम रेशन शॉप वी गेट द PDS. फ्रॉम द PDS शॉप हम लोग क्या मिलते हैं, हमको ये राशन से जो जितना भी चावल हो, आप मान लीजिए चीनी हो, ये सब मिल जाता है. ठीक है. सो ये है आपका, टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स सी हाउ PDS एंड MSP सिस्टम वर्क्स इन द कंट्री. ऐसे आपका जो MSP है, MSP एंड आपका जो PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ऐसे काम करता है. दैट मीन्स FCI प्रोक्योर एंड
लाइक इट्स ट्रांसपोर्ट टू द, प्रोक्योर करता है, उसको स्टॉक करता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पीडीएस शॉप, एंड पीडीएस शॉप से हमको मिलता है. ओके, नाउ what are the like this issue with the model, this already I have discussed. So this is the all about the MSP. So MSP very important for our exam point of view, because agriculture topic is there in our TCS TPS mains syllabus, so we have to study it very thoroughly. Okay, एंड अच्छा, ये जो लाइक और एक इम्पोर्टेंट रह गया टॉपिक रह गया इसमें कि व्हाट लाइक द इश्यूज गवर्नमेंट फेसिंग दिस implementing if government is going to legalize this MSP. Now देखिए, गवर्नमेंट के पास प्रोसीजर मैंने बोला कि FCI buys mainly rice और wheat as infra for other crops missing, because FCI presently क्या करता है, राइस एंड व्हीट ही बाई करता है एट द MSP, बिकॉज इसके लिए एक मान लीजिए कि कोई फूड ग्रेन्स फार्मर से अगर प्रोक्यूर करेगा गवर्नमेंट, तो उसके लिए तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना स्टोरेज के लिए, अदरवाइज ये फूड ग्रेन्स खराब हो जाएगा. तो प्रेजेंटली एफसीआई ओनली प्रोक्योर क्या करता है, राइस एंड व्हीट. ओके, सो ये जो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फार्मर्स से प्रोक्योर करते हैं, तो वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट होता है नहीं होता है, कभी कभार स्टोरेज में ये खराब हो जाता है. तो दे आर लॉट्स ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट का वेस्टेज होता है फूड ग्रेन्स का. एक दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए गवर्नमेंट मान लीजिए कि प्रोक्यूर कर रहा है फार्मर्स से, लेकिन उसके लिए तो गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है ना, तो लाइक गवर्नमेंट का भी बर्डन मतलब डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. सो ये तो एक दूसरा प्रॉब्लम है. तीसरा प्रॉब्लम है करप्शन. पीडीएस शॉप में आप लोगों को पता है कि बहुत सारा करप्शन होता है. So these are the some problems which our government is facing presently. So that's why government is unwilling to implement this like legal status to MSP. Okay, so यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है. So farmers in India also mainly grow rice and wheat, especially in the Punjab and Haryana where MSP infrastructure is strong. But rest of the area in other region MSP infrastructure is not that much strong. Unsustainable food subsidy 3 lakh crore not able to store in scientific manner causing food shortage or wastage जो मैंने बोला already. Okay, so this all about the MSP. Second topic देखिए क्या है, ए गोल्डिलॉक फेज. ये टॉपिक को हम इकोनॉमी का जो GS पेपर 4 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज बैंकिंग सिस्टम के साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. ये टॉपिक, ये गोल्डिलॉक फेज क्या है, देखिए आप लोगों को पता है कि आरबीआई आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है. सो ये गोल्डिलॉक फेज क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि एवरी ईयर आरबीआई जो रेपो रेट, सो नॉट एवरी ईयर एक्चुअली एवरी क्वार्टर जो आरबीआई रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जो चेंज करता है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि वो अनचेंज रहता है. देखिए यहाँ पे क्या है, in its latest policy review that was unveiled, the monetary policy committee of the RBI decided to maintain the status quo. Now क्या है मतलब status quo मतलब क्या है, in other words it changed nothing. मतलब जो पॉलिसी रेपो रेट जो था, रिवर्स रेपो रेट जो था, वो पहले क्वार्टर में जो था मतलब पिछले क्वार्टर में जो था वही रख दिया, उसको कोई चेंज नहीं किया, बढ़ाया भी नहीं कमाया भी नहीं, जो था वही रख दिया. इसको क्या बोलते हैं, गोल्डिलॉक फेज बोलते हैं. ओके, सो unchanged stance of RBI in its monetary policy is being said as Goldilocks moment for RBI monetary policy. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में 5 मार्क के लिए ये 5 मार्क्स के लिए ये पूछ सकता है मेंस में. ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखना. चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. क्या है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. इस टॉपिक को हम जीएस पेपर 3 जो है उसका जो रिलेशन ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को. ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं. इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को पता है कि इंडियन ओशंस लाइक किसको बोलते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये इंडिया मैप हो गया, इंडिया मैप हो गया, इधर हो गया इंडियन ओशन, इधर हो गया अरेबियन ओशन एंड इधर हो गया बे ऑफ बंगाल. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. Now, Indian Ocean is an annual international conference that focuses on the geopolitical,
economic and strategic importance of the Indian Ocean region. That means Indian Ocean region में geopolitical, economic and strategic importance के लिए ये आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हर साल होता है. ये एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. इट ब्रिंग्स टुगेदर पॉलिसी मेकर, दैट मीन्स वेरियस नेशन को एक साथ इकट्ठा लेके आता है, स्कॉलर्स, बिजनेस लीडर्स एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, एमिंग टू फोस्टर सागर क्या है? सागर इनिशिएटिव में मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ओके, सो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के लिए इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, पीसफुल रीजन बनाने के लिए, उसको लाइक डेवलप्ड रीजन बनाने के लिए ये इनिशिएटिव दैट इज इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर होता है. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द सिंगापुर इन द ईयर 2016, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन. व्हाट इज द करंट न्यूज़? करंट न्यूज, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड इन Perth, that is in Australia, in February 2024. What is the theme of this edition of the conference? Is towards a stable and sustainable Indian Ocean. Now, Indian Ocean, आप लोगों को पता है, it's very important region, because like the economists and the world expecting that Indian Ocean is the ocean of the 21st century, because most of the trade will happen through this Indian Ocean region. Now, it's considered to be a zone of sea of opportunities, already मैंने अभी बोला, and region of low hanging fruits. So region of important sea routes, oil export to major economic like US, China, Japan, Australia. इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनने वाला है. ऑलरेडी तो है इंपॉर्टेंट, एंड ये फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनेगा. ओके, सो ये क्वेश्चन वी कैन यूज दिस टॉपिक for our for data in our mains exam as well as for preliminary point of view. Now move on to the next slide. What is that? Is north south divide. ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है? दैट मीन्स नॉर्थ, अगर मान लीजिए इंडिया मैप को हम ऐसे ड्रॉ करते, सो यहाँ पे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, सो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ. सो अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो देखना नॉर्थ इज मोर पॉपुलेटेड एंड लेस डेवलप्ड, एंड साउथ इज लेस पॉपुलेटेड एंड मोर डेवलप्ड. सो ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, उसको लेके पीएम मोदी जी ने बोला कि ऑपोजिशन इज क्रिएटिंग ए नॉर्थ साउथ डिवाइड. इसका जो टॉपिक का जो डिटेल्स है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं. सो इस टॉपिक को हम जीएस पेपर जो 4 है उसको इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, दैट इज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन के साथ इसको हम रिलेट कर सकते हैं. इस टॉपिक को देखते क्या है, ये जो मैंने अभी बोला नॉर्थ एंड साउथ कैसे डिवाइड क्या है. ठीक है, नाउ ये जो टॉपिक का जो मेन पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मेन पॉइंट, सो दैट यू कैन गेट इट इन वेरी इजीली. देखिए, ये जो नॉर्दर्न स्टेट है ना, नॉर्दर्न जो स्टेट है, दे आर मोर पॉपुलेटेड. ऑलरेडी मैंने बोला पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, पॉपुलेशन एक तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे प्लस यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है ये भी बहुत कम है. यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, एजुकेशन भी, लिटरेसी रेट भी उतना अच्छा नहीं है. फिर आपका यहाँ पे हेल्थ सिस्टम भी कंपेरेटिवली एज वी कंपेयर विद द साउथ, ये बहुत उतना अच्छा नहीं है. बट अगर साउथ को हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ के साथ, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है. पॉपुलेशन जो आपका फैमिली प्लानिंग, इट इज़ डूइंग वेरी ट्रेमेंडस वर्क ओवर ईयर, और पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो रहा है. HDI वैल्यू भी यहाँ मतलब नॉर्थ से साउथ में ज़्यादा अच्छा है. एजुकेशन के मामले भी अच्छा है, पॉवर्टी भी बहुत कम है, हेल्थ सेक्टर भी बहुत अच्छा है. सो बट क्या हो रहा है, ये जो आपका जो फाइनेंशियल, आपको पता है कि हम लोग जो GST होता है, फिर वेरियस जो टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. बट अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन 41% क्या करता है, वेरियस स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. लेकिन साउथ समटाइम्स एलिगेशन करते कि
वो लोग एलिगेशन करते हैं कि उनका जो पॉपुलेशन है, उनका जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स है, उसके अगेंस्ट में क्या होता है, उनको उतना फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं मिलता एज कम्पेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू साउथ को। सो यही एलिगेशन है। नाउ यहाँ पे देखिए क्या है, फिस्कल एलोकेशन एंड इनजस्टिस क्लेम क्या है, देखिए budgetary allocation. The claim centers around the perceived imbalance in the distribution of the central tax pool, with a single North Indian state that is Uttar Pradesh receiving a significant higher percentage compared to all 5 South Indian state combined. That means total जो 5 South Indian states है, कौन कौन है बोलते हैं, एक है आपका तमिलनाडु, फिर आपका हो गया कर्नाटका, फिर आपका हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया आपका केरला एंड और हो गया तेलंगाना। ये 5 स्टेट मिला के जितना भी आपका टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका लाइक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल टैक्स से, उससे ज़्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश को उससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। Contribution and return. Southern states are believed to contribute more to the national tax kitty, receive less in return, raising concern over fiscal justice and the principle of the equity in the distribution of national resources. And ये जो southern region है, इनको एक तो कम मिलता है फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब सेंट्रल टैक्स पूल से, और दूसरा ये टैक्स में जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। सो ये एक इनजस्टिस, फिस्कल एलोकेशन में इनजस्टिस को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला कि रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूलाज इन द 14th फाइनेंस कमीशन में जो एक कैटेगराइज किया है कि ऑन द व्हाट बेसिस ऑफ रेवेन्यू शेयर होगा, कि इनकम के हिसाब से, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये कंपैरिजन किया है। ये 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है और ये 15th फाइनेंस कमीशन में रिकमेंड किया है। ओके, ये आप लोग एक बार देख लेना। नाउ आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। क्या आर्गुमेंट है देखिए, रेशनल फॉर फिस्कल ट्रांसफर। The Indian Union policy aims to uplift poorer states by redistributing resources from wealthier states based on criteria set by the Finance Commission. That means क्या है, in simple terms, इंडिया में हर जगह में इक्विटी नहीं है, किसी जगह पे आप देखना इक्वालिटी नहीं है, किसी जगह पे आप देखना बहुत सारे पुअर है, किसी जगह पे आप देखना बहुत अमीर है, जैसे मुंबई वगैरह सिटी जो बहुत अमीर है, किसी जगह पे है बहुत गरीबी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसके मतलब आपको ज़्यादा मिलेगा। आप हम लोग के मतलब सामने जो ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको पहले मिटिगेट करना है। सो पहले हमको पॉवर्टी को कम करना है, अपलिफ्ट करना है पुअरर सेक्शन को। इसके लिए ऐसा हम मतलब जो जिस स्टेट में ज़्यादा पॉवर्टी है उस स्टेट में ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। ये इन फेवर में बोल रहे कि आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, द 15th फाइनेंस कमीशन यूज क्राइटेरिया सच एज इनकम। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन जो क्या क्या क्राइटेरिया यूज करके आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया आपका बनाया गया है, इसके लिए डिटेल्स में दिया गया है यहाँ पे। फिर देखिए हिस्टोरिकल सब्सिडाइजेशन। सो ये थोड़ा देख लेना, जो मेन मुद्दा है मैंने बोल दिया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, ये जो मैंने मेन जो टॉपिक था मैंने डिस्कस कर लिया, आप लोग एक बार पढ़ लेना, देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। अभी एक बात देखिए, मैंने बोला साउदर्न स्टेट को वो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन रिगार्ड टू आपका टैक्स कलेक्शन में, बट उनको इन रिटर्न कम मिलता है। दे आर डूइंग ट्रेमेंडसली लाइक एक्सीलेंट वर्क इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी एलिवेशन, हर स्कीम में बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है, कम टैक्स मिल रहा है, कम रेवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इट लीड्स टू व्हाट, ये फ्यूचर में एक आपका निगेटिव एक मैसेज जा सकता है कि जो स्टेट ज़्यादा अच्छा करेगा उसको कम मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। सो इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू फर्दर मोर कॉम्प्लेक्सिटीज। सो इसके लिए बोल रहे कि ऐसा नहीं कि मतलब आपका जो स्टेट आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको कम मिले, ऐसा नहीं। मतलब इसको आप मोर एनालिटिकल वे और मोर जुडिशियस मैनर में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, सो रीथिंग एलोकेशन क्राइटेरिया, देयर इज ए कॉल फॉर 16th फाइनेंस कमीशन टू रिकॉन्सिडर द वेटेज को रिकॉन्सिडर करने के लिए
बोला गया है ऑफ द एलोकेशन क्राइटेरिया टू पॉसिबली गिव मोर इंपॉर्टेंस टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफिशिएंसी, जो मैंने बोला है, addressing political fears, enhancing national dialogues, these are the some other points. So recommendation and future direction. Now conclusion क्या है देखिए, इंडिया इज इंडिया हम लोग को पता है बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, सो हमारे सामने जो अभी प्रॉब्लम है दैट इज पॉवर्टी है, इनक्वालिटी है, उसको पहले ख़त्म करना है. दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. आप लोगों को पता है कि फेडरलिज्म, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. ओके, सो ये फेडरलिज्म सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इट शुड बी कोऑपरेटिव. ओके, इट शुड बी कोऑपरेटिव. सस्टेनिंग ग्रोथ एंड इक्विटी, जो मैंने बोला, ग्रोथ इज आवर प्राइम फोकस एंड इक्विटी. ओके, सो दिस all about this article, that is north south divide. Now move on to the next slide, the decline of America's leadership. Now GS पेपर 3 के जो 3 है उसका सेक्शन डी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं. इसका जो सोर्स है देखिए, ये है द हिंदू. एंड TCS TPS मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी ऑन इंडिया यूएस रिलेशन. इंडिया यूएस रिलेशन के कारण आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है. नाउ टॉपिक इज द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकाज लीडरशिप. नाउ लुक एट द इंट्रोडक्शन. US हैज़ बीन डोमिनेंट ग्लोबल सुपर पावर सिंस वर्ल्ड वार 2. आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद US has emerged as one of the most strongest and the dominant country in the world. Its leadership is now declining as per expert. As per expert बोल रहे कि US leadership is declining and China is growing. Okay, China is gradually replace the position of US in future. Reason for decline. ये what are the reason behind this declining trend of US growth? एक तो है political polarization. देखिए, एक्सट्रीम पार्टीशनशिप एंड डिसफंक्शन इन यूएस पॉलिटिक्स क्या है. देखिए, आप लोगों को पता है कि यूएस का जो क्लोज एलाइज होता है उसको यूएस हमेशा फेवर करता है. जैसे रिसेंट लास्ट ईयर आपका यूएस रशियन यूक्रेन वार हुआ था, उसके रिटेलिएशन में यूएस ने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था. बट एट द सेम टाइम आप लोगों को पता है कि इजराइल एंड आपका पैलेस्टीन में वार चल रहा है, लेकिन यूएस इजराइल को कुछ नहीं कर रहा है. कोई इनफैक्ट इजराइल को वो सपोर्ट कर रहा है. बिकॉज व्हाट रीजन? बिकॉज इजराइल इज अ क्लोज एलाइज ऑफ यूएस. सो दिस पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के कारण यूएस का जो इमेज है उसमें एक इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या देखिए, रिलेटिव इकोनॉमिक डिक्लाइन. चाइना टू ओवरटेक यूएस एज लार्जेस्ट इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स, फॉलोइंग competitiveness in key technologies like AI and 5G, rising debt level of euro 30 trillion. So in detail क्या है, इन मतलब इकोनॉमिक का जो एक टाइम में यूएस का दबदबा था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है एंड चाइना इज ओवरटेकिंग यूएस इन दिस रिगार्ड. Reason for decline. What are the reason behind this decline? Now, what are the other implications regarding this, the decline of America's leadership? First, जो आपका point है, the very important. It is what are the India's choice regarding this decline of America's leadership? What India can do? Now, the option is that balanced relation with US and partner like Europe and Japan. India should not completely depend upon US for this foreign policy. Okay, so because like US is a nation, everybody knows that they are not like complete friends, and they can anytime they can be the enemy. Okay, so no one can guarantee about the US. Now what India can do is but avoid overtly aligning with US against China. That means US के साथ इतना align नहीं होना है कि चाइना को हम completely हम लोग अवॉइड करें. जॉइंट अल्टरनेटिव गवर्नेंस फोरम्स लाइक ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो ग्रुपिंग्स है, ऐसे जो रीजनल ग्रुपिंग्स है विद चाइना, इंडिया शुड एंगेज मोर एक्टिवली इन दिस grouping so that the ties between India, China and India, US and the other countries remain intact. Okay, so in other way we can say India should not completely depend on the US for its foreign policy. Okay,
Now other opportunities are also there, obviously, that US still leaders in defense technology innovation ecosystem. India can benefit from partnership in these areas, that is in defense technology and innovation ecosystem. Also diaspora, Indian diaspora is a huge number of people living in US. Okay, so educational links to sustain ties. So these all about the this India, द डिक्लाइनिंग ऑफ अमेरिकाज लीडरशिप. ये टॉपिक से इस बार TCS TPS में मेंस में क्वेश्चन आया था. दैट इज़ मेनी स्टूडेंट लाइक दे गॉट स्टन्ड, दे लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडिया US रिलेशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन कैसे आ गया. सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन में कम. ओके, so these are some practice question you can practice like sitting at your home. You just need to write it down and just send it to in our comment box. I can check it out. Okay, so ये जो दो क्वेश्चन है मेंस फ्रॉम मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये दिया है. आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको अपलोड करना. आई विल चेक इट आउट. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रिमूवल ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स फ्रॉम प्रीएम्बल. सो ये टॉपिक को हम GS पेपर 3 सेक्शन ए जो सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. ये द हिंदू का एक आर्टिकल है. देखिए व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. रिसेंटली आप लोगों को पता है कि इंडिया का नया पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हुआ है. तो उसी दिन सबको एक एक कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. उसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड मिसिंग था ना. उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया. सो सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग दिस इशू. उसमें जो मेन मुद्दा क्या था कि लाइक केस का मेन मुद्दा ये है कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, आप लोगों को पता है कि ओरिजिनल जो हमारा जो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1950, दैट इज 1950 को जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो वर्ड नहीं था. फर्दर इन द ईयर 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था. तो बट हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रीएम्बल जब हम रीड करते क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. लास्ट में क्या आता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग. बट यहाँ पे नो वेयर मेंशन की सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जो वर्ड 1976 में आया था उसको हम ऐसे पढ़ते कि ये 1949 में है. ओके, सो इसको लेके प्रॉब्लम है. सो मेन कॉन्टेक्स्ट यही है. नाउ लुक एट द प्रीएम्बल. नाउ व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल हमको पता है कि लाइक इट्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन 1946. इसको बाद में प्रीएम्बल में कन्वर्ट किया गया जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ओके, सो प्रीएम्बल को लेके वेरियस टाइम टू टाइम बहुत सारा जजमेंट आया था. तो उसका जो एक फेमस जो जजमेंट था वो है केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था. ओके, तो उसमें क्या है? एक तो बेरुबारी केस है जिसमें क्या बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट इन द केशवानंद भारती केस में ये बोला था प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल इज नॉट सोर्स ऑफ पावर नॉट सोर्स ऑफ लिमिटेशन. The preamble has a significant role to play in the interpretation of statutes and provision of the constitution. Okay, so at present preamble is a part of the constitution but it is not justiciable. Okay, now amendment of the preamble, आप लोगों को पता है कि एक ही बार amendment हुआ था that it was added word socialist, secular and integrity. Originally preamble sovereign, democratic and republic. In the year 1976 under the 42nd amendment constitutional amendment act के अंदर ये socialist and secular word and integrity word इसको add किया गया था. Okay, एक ही बार preamble till date amendment हुआ है. Okay, so this all about the दिस टॉपिक कि लाइक क्या प्रॉब्लम था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ये लाइक प्रीएम्बल को लेके जो केस सुनवाई हो रहा है. सो रिगार्डिंग दिस की सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑन नवंबर 26 1949 हियर अडॉप्ट एंड इनेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई इट शुड नॉट बी 1976? तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के. क्या है? Why India needs deep industrialization. Okay, so ये GS पेपर जो 4 है दैट इज इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन ए इंडस्ट्री के साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं जो कि द हिंदू का एक टॉपिक है. इसमें क्या है देखिए, ये क्वेश्चन एक आया था आई थिंक 2019 में TCS TPS में. मैं भूल गया यहाँ पे इंक्लूड करने में कि आफ्टर पोस्ट
1991, that is liberalization, privatization and globalization, that is LPG, India faces jobless growth. Okay, so what was the reason? Now आप लोगों को पता है there are three sectors in economy. One is what? Primary sector, one is secondary, and third one is tertiary. Primary sector is what? Primary sector is mainly related to your agriculture. That means, in other way, you can say all the raw materials which we get from the natural resources. Okay, जैसे मान लीजिए राइस हो गया. ओके, तो राइस सिंपल एक व्हीट में बोलता हूँ, सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. व्हीट, ओके, व्हीट हम नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस से मिलता है. व्हीट को अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके उसको ग्राइंड करके, ओके, उसको प्रोडक्शन, उसको पैकेजिंग करके सेल करते, सो इट विल डन बाय द सेकेंडरी सेक्शन, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इसके लिए इंडस्ट्री चाहिए. इंडस्ट्री क्या करेगा? व्हीट को मशीन में उसको ग्राइंड करेगा एंड देन इट विल इसको पैकेजिंग करेगा. एंड देन टर्शियरी सेक्टर विल व्हाट? टर्शियरी सेक्टर इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा बाय सेलिंग इट टू द मार्केट, इनटू द मार्केट. तो ये दुकान पे मान लीजिए ये पैकेजिंग जो आपका व्हीट का पैकेट गया, जैसे मान लीजिए आशीर्वाद आटा है, तो ये आशीर्वाद आटा जो हम खरीदते हैं ना, सो लाइक जो बेचता है, दिस कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, दिस बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग अस सर्विसेज. सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. एंड जो हाईएस्ट कंज्यूमिंग हाईएस्ट जो आपका एम्प्लॉयमेंट कंज्यूमिंग सेक्टर है, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है. सो इंडिया का जो इकोनॉमी का सिस्टम है पोस्ट लिबरलाइजेशन, दैट इज आफ्टर 1991, ये प्राइमरी सेक्टर से जाम किया है टर्शियरी सेक्टर में बाय सब्सिडिंग दिस सेकेंडरी सेक्टर. इसके कारण क्या है? ग्रोथ तो हमको मिला, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ मिला, नियरली डबल डिजिट का इकोनॉमिक ग्रोथ मिला, बट at the pace of economic growth हमको employment generation नहीं हुआ. So that's why the writer is emphasizing that why India needs a industrialization. Okay, that is the main topic. देखते क्या है? The COVID-19 pandemic changed the way we think about our economic future. Globalization is now in retreat. मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कि COVID-19 के बाद जितना भी पॉलिसी है, जैसे हर कंट्री ने पॉलिसी में चेंज लाया है, स्पेशली इन ऑन रिगार्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी. जैसे इंडिया ने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया. 1991 के टाइम में क्या हुआ था? इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया था, दैट मीन्स इट हैज़ बिकम मोर ओपन टू द वर्ल्ड कम्युनिटी. बट आफ्टर कोविड-19 क्या हुआ? इसको इंडिया को ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड था उसको थोड़ा रिट्रीट मिलने लगा. मतलब सब सेल्फ रिलायंट, अपने कंट्री को कैसे डेवलप करें, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. सो ये कोविड-19 के बाद एक मेजर चेंजेस आया है. नाउ क्या देखिए नेक्स्ट, द इन्फ्लेशन रिडक्शन act in the US and the European Green Deal and the India's Atmanirbhar Bharat are prominent example. That is on what? Globalization, retreat of globalization. These are the some examples. Now India's growth momentum has sustained. India recovered relatively quickly from the pandemic, yet it has entered a phase of premature deindustrialization. The fruits of high growth were shared by a small minority, worsening pre-existing gaps. मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कि इंडिया में inequality बहुत ज़्यादा है. Like a small portion of people are earning huge amount of money and rest are surviving. Okay, so ये गैप क्या हो रहा है? लाइक जितना दिन जा रहा है ये गैप और ज़्यादा लाइक एनहेंस हो रहा है. ओके, सो हाई एंड कार्ड्स गेट सोल्ड आउट. जैसे मान लीजिए कि महंगा कार्ड्स आप सोल्ड आउट हो रहा है, लेकिन कॉमन पीपल स्ट्रगल टू कोप विथ हाई फूड प्राइसेस. द फ्रूट्स लाइन this fault line is built into the structure of India's growth. This takes us to long-standing question: why has India not been able to break out of industrial stagnation and generate employment? Okay, यही point है कि इंडस्ट्री अगर ग्रोथ होगा, so obviously it leads to what? Industrialization. Sorry, employment generation. Now, Raghuram Rajan, the ex-governor of RBI, offer an unconventional perspective. क्या offer किया है? In breaking the mold, reimagining India's economic future, they bet their money not on manufacturing-led growth but on high-skill service-driven growth. मतलब क्या है? देखिए, in other word, जो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेन प्रॉब्लम यही है, जो सर्विस सेक्टर होता है ना, जो सर्विस सेक्टर होता है उसके लिए हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट चाहिए. अ पर्सन हैविंग हाई स्किल
कैन ओनली बी रिक्रूटेड अंडर सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चर सेक्टर क्या है, उसमें अगर लो स्किल भी होता है ना तो कोई किसी को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। सो इसके कारण क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। अगर इंडस्ट्री सेटअप होता है ना, तो इंडस्ट्री सेटअप होता है तो क्या होगा, इंडस्ट्री के साथ आपका एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इंडिया का आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। इन रिटर्न इसमें क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पॉवर्टी एलिवेशन होगा, पॉवर्टी कम होगा। पॉवर्टी अगर कम होगा, इन रिटर्न आपका क्या होगा, एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन है, एजुकेशन का भी क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा, लोग ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे, स्किल एनहेंसमेंट करेंगे। तो इन रिटर्न क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप्ड होगा एंड इट लीड्स टू व्हाट, अ डेवलप्ड कंट्री। सो यही मेन मुद्दा है, यही मेन आर्टिकल है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया नीड्स डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। Okay, so this all about this topic, why the situation, why India should shift from the service sector to manufacturing sector. It is not possible in a very small duration of a small span of time. It required a long term, like 10 years, 15 years, 20 years, but gradually we can. Okay, and आप लोगों को पता है कि सर्विस सेक्टर नियरली मोर देन 50% से भी ज़्यादा इंडिया का जितना भी लाइक वर्किंग फोर्स है उससे 50% से भी ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं। सॉरी, 50% से भी ज़्यादा इंडिया का जो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी का, वो 50% से भी ज़्यादा क्या होता है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। वेयर एज अगर एग्रीकल्चर का सिनेरियो देखते हैं ना, एग्रीकल्चर का सिनेरियो आप अगर देखेंगे उसमें देखना मोर देन 42%, नियरली 42% working force are engaging in agriculture sector, but only contributing nearly 17 to 80% in GDP. That means 42% population are engaging in agriculture sector and they are contributing only 17 to 18% of the GDP, whereas service sector contributing very less amount of population and they are contributing more than 50% of the GDP. Okay, so here creates the inequality. Whereas manufacturing sector like contribute nearly 22% of India's GDP, but it's contributing very less amount of, like it's contributing nearly I'm not I'm unable to remember the exact percentage of the percentage as of now. Okay, मैं देख के बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो यही मेन प्रॉब्लम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा करना है, पॉवर्टी को कम करना है, एजुकेशन को ज़्यादा बेटर करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, फॉर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये था आज का टॉपिक जो February 2nd वीक का रिलेटेड टू फॉर आवर TCS, TPS and TPSC mains. Okay, we have our social media presence in YouTube. We have app, we have a Telegram channel. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Okay, share our this channel to your friends, your family members. You can scan in your Google Lens to get the app. Okay, here you will find all the courses related to our what we are presently running. Okay, so this all about today's class. Take care.